नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। दोस्तों, जो कुछ भी अभी केरल के अंदर हुआ है, जो ब्लास्ट वगैरह हुए हैं, जो मैसेकर हुआ है, वो वाकई में आज जो है वो एक सबक के तौर पर हम लोग ले सकते हैं इसको, क्योंकि आगे आने वाले समय में ऐसी घटनाएं और भी बढ़ सकती हैं। उसका रीजन ये है कि आज इंसान धर्म के प्रति जो है वो बहुत सेंसिटिव हो चुका है। वो उसको छोटा सा एक पॉइंट चाहिए, उसके बेस पर वो बहुत सारे दंगे जो है वो करवा बैठता है। और हम लोग भी अगर रिलीजन के नाम पर कोई पॉइंट हमारे सामने निकल कर आता है तो हमारा जो डिसीजन पावर है वो बहुत कम हो जाता है और एक बहुत बड़ा कदम जो है वो हम लोग ले लेते हैं। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ है केरल के अंदर, किस व्यक्ति ने वर्चुअली जो है वो अनाउंस किया और उसके बाद में तमाम घटनाक्रम जो है हमको देखने को मिला। हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से जो खालिद, जिसकी हम लोग आज बात करने वाले हैं, खालिद मशाल, ये किस तरीके से जाता है जॉर्डन के अंदर और वहां पर बेंजामिन नेतन्याहू ने मोसाद को भेज दिया था इसके पीछे पीछे इसको मारने के लिए। और आखिरकार फिर नेतन्याहू जो है उसको सरेंडर क्यों करना पड़ा था, वो पूरा घटनाक्रम जो है मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं कि आखिरकार ये ब्लास्ट जो है, देखिए ब्लास्ट बड़ा भयानक हुआ है केरला कन्वेंशन सेंटर के अंदर और सुबह 9:30 बजे की घटना थी। आई होप आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। लेकिन ये जो व्यक्ति है डोमिनिक मार्टिन, इसने उस ब्लास्ट के बाद में सरेंडर किया खुद पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर, जो कि कहा कि कन्वेंशन सेंटर में बम जो है वो इसी ने रखा है। और केरल पुलिस ने मार्टिन द्वारा बम लगाने की पुष्टि भी की कि ये जो व्यक्ति है ये फोन से आईईडी ब्लास्ट करने के लिए इस्तेमाल किए गए एक वर्चुअली जो रिमोट कंट्रोल होता है वो इसके मोबाइल के अंदर मिला है। और डोमिनिक ने जो है वो सरेंडर करने से पहले फेसबुक के ऊपर भी लाइव किया था और उसने इस ब्लास्ट की बात जो है कबूली। लेकिन आखिरकार उसने ब्लास्ट किया क्यों, उसके लिए भी इसने लिखा कि डोमिनिक ने ऐसा करने की वजह भी जो है बताई। उसने फेसबुक पर लाइव आकर कहा कि वो भी ईसाई धर्म के यहोवा के साक्षी समूह से संबंधित है, लेकिन उसको उनकी विचारधारा पसंद नहीं है। मतलब ये चर्च के अंदर जो भी घटनाक्रम हुआ है, ब्लास्ट वगैरह हुआ है, उनकी विचारधारा से वो जो है सहमत नहीं था। उन्हें वो देश के लिए खतरा मानता है, क्योंकि वो लोग देश के युवाओं को, यानी कि जो देश के युवा हैं उनके दिमाग में जहर घोल रहे थे, इसलिए उसने उनकी प्रार्थना सभा के दौरान बम ब्लास्ट जो है वो किया है। एक माइनर हम लोग मान सकते हैं कि ये माइनर रीजन हो सकता है, लेकिन मेजर रीजन जो है इसके पीछे कौन है, ये व्यक्ति है। ये व्यक्ति जो है खालिद मशाल, इसने वर्चुअली जो है उस समय जो भीड़ इकट्ठा थी उसको उस रैली के अंदर जो है संबोधित किया था। और ये खालिद मशाल जो है वो अभी कतर से ऑपरेट कर रहा है। खालिद मशाल जो है इसने वर्चुअली एड्रेस किया था अ प्रो पैलेस्टाइन रैली इन केरला मलप्पुरम के अंदर 27 अक्टूबर को, जो कि कॉल कर रहा है, बोल रहा है उस समय यूनिटी फॉर गाजा, सॉलिडेरिटी, यूथ मूवमेंट, द यूथ विंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जमात ए इस्लामी। ठीक है, क्या कहा उससे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिरकार हमास के लीडर्स जो है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखिए, ये खालिद मशाल जो है वो हेड ऑफ पॉलिटिकल ब्यूरो का है। मतलब जो भी पॉलिटिकल जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो इसके कहने पर ही जो है ऑर्गेनाइज करवाई जाती है, इसके कहने पर ही जो है वो कंडक्ट होती है। फिर है इस्माइल जो है वो चीफ है पॉलिटिकल लीडर, मतलब इसके नीचे है ये मान के चलिए। और हमास के अंदर पॉलिटिकली कंट्रोल इसके बाद में इसी का ही है। ठीक है, फिर है मोहम्मद दैफ। इसकी पूरी स्टोरी जो है मैंने कवर की स्टडी ग्लोस के ऊपर, आप लोग जरूर देखिएगा कि किस तरीके से इसने जो है वो बदला लिया था। ये कहता है कि जिस तरीके से मेरे बच्चों को, मेरी बीवी है, उसको मार दिया गया था, तो मैंने जो है बदले के तौर पर लिया है। और आज से कुछ समय पहले जब अल अस्का मॉस्क जो है उस पर हमला हुआ था, तो उसका पूरा ये जो है 7 अक्टूबर को हमला हुआ था, ये मैंने जो है इसकी जिम्मेदारी ली है। तो मिलिट्री विंग का हेड है मोहम्मद दैफ और ये तमाम लोग भी जो है इनकी सहायता करते हैं। तो खालिद मशाल जो है वो पॉलिटिकल विंग के अंदर सबसे टॉप लेवल के अंदर काउंट होता है। और जब इसने केरला के अंदर जो रैली थी उसको वर्चुअली संबोधित किया तो क्या कहा, देखिए सबसे पहले तो, एक साथ हम जानोवादियों को हराएंगे और हम गाजा के लिए एकजुट होंगे। जो अल अक्सा यानी कि जो मॉस्क पर हमला हुआ था
के लिए लड़ रहा है, इजराइल हमारे निवासियों से बदला ले रहा है, घरों को तोड़ रहा है। उन्होंने गाजा के आधे से अधिक हिस्से जो है वो नष्ट कर दिए हैं। वे चर्चों, मंदिरों, विश्वविद्यालयों, यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र संस्थानों को भी नष्ट कर रहे हैं। यही बात जो है उसने अपनी वर्चुअल समिट में कहा और पूरा उसका इफेक्ट जो है वो बताया जा रहा है। इसलिए मैंने शुरुआत में ये कहा कि हम लोग धीरे धीरे बहुत सेंसिटिव होते जा रहे हैं रिलीजन को लेकर। देश बड़ा है, धर्म बड़ा है। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वाकई में जब 1920 के अंदर खिलाफत आंदोलन हुआ था टर्की में, तो यहां पर भी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है वो चलाया गया था भारत में, लेकिन टर्की में जो भी चल रहा था उसका इफेक्ट जो है इंडिया में देखने को मिला था। क्या वो सही है? मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन ये जो खालिद मशाल है, इसका जन्म जो है वो वेस्ट बैंक टाउन में होता है, सिलवाड़, 1956 के अंदर। और जब 1967 का वॉर होता है, 6 डे वॉर बिटवीन इजराइल एंड अरब स्टेट्स के बीच में, तो फिर जो है जब इजराइल ने वेस्ट बैंक के ऊपर कब्जा कर लिया था, तो ये सभी लोग जो है अपने परिवार के साथ में हमास के अंदर आ गए थे, मतलब गाजा स्ट्रिप पर। हमास मतलब गाजा स्ट्रिप पर जो है वो आ चुके थे। फिर इसने जो है ज्वाइन किया था हमास को। हमास बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं कि एक टेररिस्ट ग्रुप जो है वो अनाउंस है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, और बाद में इलेक्शंस भी पार्टिसिपेट करता है 2007 के अंदर गाजा स्ट्रिप पर, और उसकी बाद से इसका प्रभुत्व जो है वहीं पर कायम है। इसकी नीतियां जो है वो मिलिटेंट की तरह है, टेररिस्ट जो एक्टिविटीज होती है उनकी तरह है इसकी जो है वो एक्टिविटीज होती है। और इसने हेड किया है हमास को 1996 से लेकर 2017 तक, बहुत लंबे समय तक जो है इसने हेड किया है। और करंटली ही हैड द ग्रुप एक्शनल, जो कि कतर के अंदर बैठा हुआ है। कतर के अंदर बैठते हुए अब पॉलिटिकली जो है वो पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा है। और वहीं पे बैठे हुए अभी रिसेंटली केरल के अंदर जो है वर्चुअली इसने संबोधित भी किया था। ठीक है। मशाल आल्सो लिव्ड इन कुवैत बिटवीन 1967 एंड 1990 एंड लीड ए पैलेस्टाइन इस्लामिक मूवमेंट एट कुवैत यूनिवर्सिटी। मतलब जहां पर शिक्षा दीक्षा दी जाती है जिन कॉलेजों के अंदर, वहां से भी ये लोग लीड जो है वो करते हैं। ठीक है। इसके बाद में गल्फ वॉर जो है 1990, उसमें भी ये शामिल हुआ था। मशाल मूव टू जॉर्डन। ठीक है। मशाल जो है वो जॉर्डन के अंदर मूव करता है। ही हैज आल्सो लिव्ड इन सीरिया एंड इराक। मतलब ये मान के चलिए कि गल्फ कंट्री जो है तमाम देशों के अंदर ये घूम घूम कर वहां पर मूव करता रहा अपनी जान को बचाने के लिए, और पैलेस्टाइन जो है इसके लिए इकट्ठा करने के लिए, लोगों को एकजुट यूनिटी करने के लिए जो है वो घूमता रहता है। लेकिन अब बात यह है कि आखिरकार मशाल जो है उससे पूछा गया कि क्या इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में नेगोशिएशन हो सकता है, तो इसने कहा कि पॉसिबल नहीं है, इजराइल ये चाहता ही नहीं है। इजराइल जो है करंटली इजराइल इज नॉट इंटरेस्टेड इन पीस। वो चाहता ही नहीं है कि किसी तरीके का नेगोशिएशन हो और ये तमाम चीज जो है वो अपनी जगह पर शांत हो जाए, क्योंकि जब अपनी जगह पर शांत होगी तो 2 स्टेट की जो थ्योरी थी उसको सही करना पड़ेगा, उसको जो है प्रैक्टिकली उसको प्रूव करना पड़ेगा। पैलेस्टाइन भी बनेगा, इजराइल भी बनेगा, लेकिन इजराइल नहीं चाहता है कि पैलेस्टाइन बने। गाजा जो है वो पूरी तरीके से साफ हो जाना चाहिए। ये तमाम जो है यानी कि 2 स्टेट थ्योरी पर चलता ही नहीं है इजराइल। ठीक है। चाहे हम लोग अब्राहम अकॉर्ड की बात करें, हम लोग ऑस्लो अकॉर्ड की बात करें, जहां पर 2 स्टेट थ्योरीज की बात की गई थी, उसको मानता ही नहीं है इजराइल कि हम लोग 2 स्टेट थ्योरी जो है उसको मानेंगे ही नहीं। ठीक है। तो नेगोशिएशन जो है वो तो इजराइल की तरफ से होना बहुत मुश्किल है। एक जबरदस्त घटना मैं आप लोग को बताता हूं। देखिए यहां पर इजरायली असैसिनेशन हुआ था, अटेम्प्ट हुआ था, कहां पर? जॉर्डन के अंदर। जब ये जो था खालिद, वो जॉर्डन जो कैपिटल है अमान, वहां पर रह रहा था। ठीक है। तो इसको टारगेट किया गया। इजरायली जो मोसाद ग्रुप है, अटेम्प्ट इन सितंबर 1997, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, हु वाज द देन सर्विंग हिज फर्स्ट टर्म, पहली बार के लिए प्रधानमंत्री बने थे उस समय, उन्होंने मोसाद जो है उसके 2 एजेंट्स को भेजा था जॉर्डन की कैपिटल के अंदर, ताकि वो मशाल जो है उसको मार सके, खालिद मशाल जो है उसको मार सके। 2 एजेंट ऑफ द इजराइल इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद वेटेड आउटसाइड हिज ऑफिस। मतलब ये मशाल जो है उसकी ऑफिस के बाहर वेट कर रहे थे, और जैसे ही वो बाहर निकलता है उसके बाद में उसकी कान के अंदर एक स्प्रे जो है वो छिड़क दिया जाता है, और उसका नाम होता है फेंटेनाइल। तो फेंटेनाइल जो है उसकी कान में छिड़क दिया जाता है, जो कि एक जहर की तरह जो है वो काम करता है। क्या हुआ होगा इसके अंदर? क्या इसकी मौत हुई होगी? देखिए क्या होता है, सुनिएगा।
Netanyahu had to provide an antidote formula to Jordanian doctors for Mashal's recovery. ये क्या हुआ? बेंजामिन नेतन्याहू ने ही तो उसको मारने के लिए भेजा था, लेकिन फिर बाद में एंटीडोट जो है वो भिजवा रहे हैं। क्या हुआ ऐसा? क्या बेंजामिन नेतन्याहू को झुकना पड़ा? देखिए क्या होता है। जॉर्डन इवेंचुअली एग्रीड टू डिस्कस द रिलीज ऑफ 8 मोसाद एजेंट्स, मतलब जो मोसाद एजेंट्स जॉर्डन के पास में थे, जॉर्डन ने धमकी दी कि हम उनको जो है वो मार देंगे, आप जो है वो हमारे यानी कि हमास के मूवमेंट के कुछ लीडर्स हैं उनको छोड़ो जल्दी से, हम भी जो है इनको रिलीज कर देंगे मोसाद के एजेंट्स को। यहीं पर जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू को घुटने टेकने पड़े और उसने एंटीडोट जो है वो भिजवाई जॉर्डन के अंदर, और उससे फिर मशाल जो है इसकी जान बचाई गई थी। ठीक है, तो नेतन्याहू अंडर अमेरिकन प्रेशर, अमेरिका का प्रेशर भी उसके ऊपर था, ठीक है, और उसके चलते बेंजामिन नेतन्याहू ने एंटीडोट भिजवाई और साथ में कुछ हमास के लीडर थे उनको भी वहां पर रिलीज किया था। तो रिलीज अदर हमास प्रिजनर्स बिकॉज द जॉर्डनियन किंग वाज, उसने यानी कि जॉर्डन का किंग जो था उसने भी जो है वो धमकी दे डाली थी कि थ्रेटनिंग अ टोटल ब्रीच ऑफ रिलेशंस, मतलब आपने जो है जिस तरीके से अपने मोसाद के एजेंट्स को यहां पर भेजा है, आपने जो रिलेशंस है उसको ब्रीच किया है, तोड़ दिया है। द क्लोजर ऑफ द इजरायली एम्बेसी एंड अ पब्लिक ट्रायल बाय मिलिट्री कोर्ट ऑफ द 2 इजराइल एजेंट्स अकॉर्डिंग टू द पार्टिसिपेट्स इन द नेगोशिएशंस। तो मतलब एम्बेसी जो थी उसको क्लोज करने की धमकी दे दी। ठीक है, तो पूरी तरीके से जॉर्डन के जो किंग थे उसने बेंजामिन नेतन्याहू को धमकी दे डाली कि आप जो है जल्दी से इस चीज को खत्म यहां से कीजिए, मतलब नेगोशिएशन जो है वो जल्द से जल्द होना चाहिए, नहीं तो इसका जो रिजल्ट है वो बहुत बुरा हो सकता है। तो ये जो मशाल, खालिद मशाल जो था वो वाकई में अभी कतर के अंदर से ऑपरेट कर रहा है। अभी वो गाजा पे भी नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि हालात बहुत खराब हो सकते हैं। अभी गाजा स्ट्रिप की जो सदर्न जो क्रॉसिंग है, राफा क्रॉसिंग, उसको खोला गया है। वहां पे कुछ ट्रक जो है वो अब वहां से आ जा रहे हैं, लेकिन बात यह है केरल के अंदर जो वाकई में अभी हुआ है वो वाकई में निंदनीय है। नरसंहार जो हुआ है, ब्लास्ट जो हुए हैं, तो वाकई में अब जो है हमको और सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग किस किस से लड़ेंगे। इजराइल यानी कि हमास जो है उसके जो वर्चुअल समिट जो हो रही है, वर्चुअली जो है अनाउंसमेंट यहां पर हो रहा है, चाइना जो है वो अब आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, तो हमको और सतर्क रहने की जरूरत है। इंडियंस को जरूरत है कि वो अब धार्मिक जो मुद्दे होते हैं उन पर सेंसिटिव ना होकर अपने आप को बहुत मजबूत कर ले, क्योंकि हमको अब आगे निकलना है, पीछे नहीं रहना है। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। आप हमारे इस कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं, जहां पर आप लोग यानी कि पढ़ने के जो नए तरीके हैं वो आपको बताए जाएंगे। डॉक्टर मयूरिका दास के द्वारा बहुत बेहतरीन लेक्चर जो है वो यहां पे प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।